जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, लूसेंट का सामान्य ज्ञान का सीरीज स्टार्ट किया गया है कल से। और कल एक आपका वीडियो अपलोड किया गया था प्राचीन भारत इतिहास का, ठीक है। और इसका मैं आपको विषय सूची दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो पाए कहाँ से क्या सेट स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, कल आपका जो एक वीडियो अपलोड किया गया था वो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत अपलोड किया गया था। और कल मैंने आपको होमवर्क बताया था कि आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ के आना है और सिंधु सभ्यता पढ़ के आना है, ताकि मैं आपको दोबारा जब पढ़ाऊँ यहाँ पे या फिर वीडियो बनाऊँ तो आपको सुन करके चीज़ें याद हो पाएँ। जैसे ही आपका प्राचीन भारत का जो आपका 26 तक आपका ये टॉपिक दिया गया है ख़त्म होगा, मैं आपको फिर ऑब्जेक्टिव यानी जो इसका क्वेश्चन आंसर होता है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कल का भी आपका क्या टॉपिक रहेगा पढ़ के आना है वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट में आप बने रहेंगे। तो यहाँ से हम पॉइंट 2 स्टार्ट करेंगे, प्रागैतिहासिक काल। देखिए, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी आदि इतिहास व इतिहास यानी हिस्टोरी 3 भागों में किया गया है, ठीक है। यानी हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण जो है प्राप्त नहीं किया है या फिर उद्धृत नहीं किया गया है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया गया है, बॉक्स को हम पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम देखिए, इसमें आपका संस्कृत एक तरफ है, एक तरफ आपका बर्तन दिया गया है। जैसे आपका मालवा जैसे संस्कृत था तो आपके यहाँ पे काला था लाल बर्तन हो जाएगा, बुर्ज होम का आपका हो जाएगा घूसर, जोखे का आपका हो जाएगा लाल, और दक्षिण नवपषाण काल का आपका हो जाएगा चमकीला घूसर, और आपका पूर्वी नवपषाण का आपका हो जाएगा भूरा लाल। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव के बारे में पॉइंट दिया गया है, पढ़ते हैं। जैसे होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। होमोसेपियंस का पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, यानी शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन हुआ करते थे उस टाइम। कौन से काल में? तो पूर्व पाषाण काल में। आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था ये आपका नव पाषाण काल में हुआ था। तो आप दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। यानी सबसे पहले कुत्ते को पालतू इसी के द्वारा बनाया गया था। तो आप इसको पॉइंट को याद रखेंगे, नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो औजार था वो आपका प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, जो कि प्राप्ति स्थल यहाँ पर देख पा रहे होंगे अतिरपक्कम था। जो पहला औजार पूछा जाता है कि जो मनुष्य के द्वारा पहला औजार बनाया गया था तांबा का, वो आपका क्या था? तो कुल्हाड़ी था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है जैसे कि आपका मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल आपका क्या था? गेहूं, जो कि पहला फसल था, लिखा गया है पहली फसल। एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका क्या था? चावल। याद रखेंगे, चावल, भूलेंगे नहीं। कृषि एवं प्रथम उदाहरण, जो कृषि का जो पहला उदाहरण था यानी प्रथम उदाहरण था, यह आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछता है कि जो कृषि का प्रथम उदाहरण है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहामा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से मिलता है। भारत में पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया था। बात करेंगे पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले थे।
भारत में मानव अस्थिपंजर, याद रखेंगे, भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता था। ठीक है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका क्या पॉइंट दिया गया है, पढ़ते हैं इसको भी हम। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था आपका मोहनजोदड़ो था, जो कि सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या था, मृतकों का टीला। यह प्रश्न आपका पूछा जाता है कि मृतकों का टीला है किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एक मात्र मानव कवि है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, कवि है। इनाम गांव ताम्रपठार युग की एक बड़ी बस्ती थी, जो कि एक इनाम गांव के नाम से जानी जाती है, जो कि एक बड़ी बस्ती थी। इसका जो संबंध है जारवे यानी जोरवे संस्कृति से था। किससे, जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। बात करेंगे भीमबेटका गुफा पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। यह चित्र जो थे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, जो कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी जो खोज है 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। कब किया था, 1990 में किया था, याद रखेंगे। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के मतलब धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया था, या फिर इसको धरोहर स्थल घोषित कर दिया था यूनेस्को के द्वारा। कब, 2003 में। चलिए, भारत में मनुष्य समय सबसे पहला जो प्रमाण है ये आपका नर्मदा घाटी में मिलता है। कहाँ पे, नर्मदा घाटी में मिला है। अब थोड़ा सा नोट दिया गया है, नोट भी पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। किसने किया था, रिजले ने किया था, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी। अब यहाँ पे हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है आपका 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। देखिए, स्टार बनाया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो विस्तार है आपका त्रिभुजाकार है। इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पर नोट दिया गया, पढ़ते हैं कि तिथि निर्धारण की जो कार्बन 14 यानी C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब पहला पॉइंट आपका यहाँ से ये बनेगा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था, और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1931 और राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो इस सभ्यता के निवासी थे वो आपके द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की यानी विधिवत घोषणा किया था। किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था 1924 में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क यानी दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकान यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ते हैं, सुतकांगे डोर लिखा गया है, ठीक है, और बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यानी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर व दक्षिण पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला जो है आपका अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधो जो सभ्यता थी आपका नगरीय सभ्यता थी, जो कि सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया था। हम 6 को देख लेते हैं, जैसे आपका मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, और गनवारी वाला हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा और कालीबंगन हो जाएगा।
तो छवों को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवाली वाला हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा और कालीबंगन हो जाएगा। नोट में दिया गया है, नोट भी पढ़ते हैं। देखिए, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। याद रखेंगे धौलावीरा को। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। जो स्वतंत्र हुआ था उस टाइम, तो प्राप्ति के बाद पश्चात हड़प्पा जो संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है आपका मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ में है, जो कि घग्गर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज करीबन देखा है तो 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। इसकी खोज जो है सूरजभान ने किया था, 1963 में किया था। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोटदा जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्शा दीदा जो आपका नक्शा यहाँ पे जो कुछ ईंट बनाया गया था नक्काशी के हिसाब से, तो ईंट के जो प्रयोग साक्ष्य है वो आपका कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखेंगे, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो आपका कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखेंगे अगला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है। अगला आपका पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः अगर बात करेंगे तो सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड करीबन 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो आप तीनों को याद रखेंगे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अग्निकुंड जो है आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो आप तीनों को याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है जो नर्तकी की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो लोथल एवं चंद्रहुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से, लोथल एवं चंद्रहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह जो लिपि है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी जो पंक्ति है यह आपका बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नोट आपका दिया गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कहाँ की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। कौन सा पद्धति, ग्रिड पद्धति। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था, तो ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के मुख्य जो फसल थी वो आपका गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य यानी जो मेन फसल था वो आपका गेहूं और जौ था। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उस टाइम मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है आपका बनमाली से यहाँ पे मिला है। कहाँ से, बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे घास की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे, जो चावल का प्रथम साक्ष्य है वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अगला है कि सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से, सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः की अगर हम बात करेंगे 16 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में, 16 के अनुपात में। सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे उस टाइम। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित
मेलहुआ शब्द का जो अभिप्राय है वो आपका सिंधु सभ्यता से ही है। आपसे ये प्रश्न आपका पूछा था कि जो मेलहुआ शब्द है वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में? वणिक वर्गों के हाथों में था। अब बात करेंगे हम पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। जो उस टाइम उन लोग को जमीन को या फिर उर्वरता की देवी को उन लोग मानते थे और जो कि उनका पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, आपका बॉक्स पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के विदेश व्यापार जैसे आपका आयातित वस्तुएं और प्रदेश, जैसे आपका तांबा की बात करेंगे तो आपका खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान हो जाएगा। चांदी आपका हो जाएगा अफ़गानिस्तान ईरान। सोना की बात करेंगे तो कर्नाटक अफ़गानिस्तान और ईरान हो जाएगा। और टीन का देखा है तो अफ़गानिस्तान ईरान। गोमेद आपका हो जाएगा सौराष्ट्र और लाजवर्त जो है आपका मेसोपोटामिया हो जाएगा और सीसा आपका हो जाएगा ईरान से। ठीक है, चलिए अगला आपका पॉइंट है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः अगर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह है वो आपका किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष जो है नहीं मिले थे उस टाइम। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। उस टाइम मात्र देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था उस टाइम कुबड़ वाला सांड। स्त्री मृण मूर्तियाँ जो कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज जो है आपका मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक यानी मिट्टी का था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधववासी थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपल और पास खेलना, यह सब उनके साधनों का प्रयोग था। मतलब इंजॉय करते थे उस टाइम, वो लोग मनोरंजन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन सा रंग? काला रंग। यहाँ पे देखिए आपका लिखा, माफ़ कीजिएगा, लाल रंग लिखा गया जो कि मैं काला रंग पढ़ रहा हूँ। फिर से पढ़ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। काले रंग का जो उनका डिजाइन था, लेकिन उनका जो मिट्टी था वो आपका लाल रंग के बर्तन बनाते थे। तो आप इससे याद रखेंगे लाल मिट्टी के बर्तन था, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट कि सिंधु घाटी के जो लोग थे तलवार से परिचित नहीं थे। आपको ये प्रश्न ऑप्शन में देता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे किससे परिचित नहीं थे, तो आपके ऑप्शन में तलवार जरूर होगा, तो आपको वहाँ पे टिक करना है उसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था आपका सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता से या फिर सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं जो प्रचलित थी उस टाइम। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। याद रखेंगे, हड़प्पा में शवों को दफनाने यानी जमीन में दफनाया था हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली हैं। और बात करेंगे सिंधु सभ्यता के विनाश का जो बात करेंगे संभवतः सबसे प्रभावी कारण था वो आपका बाढ़। आपने मूवी देखा होगा, एक मोहनजोदड़ो करके आया हुआ था ऋतिक रोशन का, तो आपने देखा ही होगा। बाढ़ से वो क्या है कि पूरा ख़त्म हो गया था वो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। जो आग में मिट्टी उट्टी पकाते हैं वो लोग, उनको क्या कहते हैं? टेराकोटा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका देखिए, ये जो आपका बॉक्स दिया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे और ये आपका लास्ट ही पॉइंट है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यानी अभी कहाँ पे है और स्थिति क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है और ये कौन सी नदी पर है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हड़प्पा। तो ये आपका हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, जो कि स्थिति है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है आपका हड़प्पा। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी, जो कि 1921 में
जो कि आपको यही याद रखना है, दयाराम साहनी। वैसे तो बहुत सारा आपका यहाँ पर दिया गया है, माधो स्वरूप वत्स दिया जाएगा और व्हीलर भी दिया हुआ है। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है, जो कि राखलदास बनर्जी के द्वारा ये खोजा गया था। बात करेंगे चनहुदड़ो, ये आपका सिंधु नदी हो जाएगा, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला और मेके, ठीक है। कालीबंगन की बात करेंगे तो ये आपका घग्गर नदी, और ये कहाँ पर है, तो अभी फिलहाल में देखा है तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और इसके जो उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अमलानंद घोष, अमलानंद घोष हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कोट दीजी दिया गया है, जो कि सिंधु नदी हो जाएगा, और सिंध प्रांत खैरपुर स्थान है। और ये आपके खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद, ठीक है। और रंगपुर की बात करेंगे तो ये आपका मादर हो जाएगा, जो कि नदी है और गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। और इसके रंगनाथ राव के द्वारा ये खोजा गया था 53-54 में। रोपड़ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सतलज नदी, जो कि पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ये खोजा गया था। लोथल की बात करेंगे तो ये आपका भोगा नदी हो जाएगा, जो कि गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है, और रंगनाथ राव के द्वारा ये खोजा गया था। आलमगीरपुर, ये आपका हिंड नदी हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला हो जाएगा, जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ये खोजा गया था। सुरकोटदा बात करेंगे सुतकांगे डोर, ये आपका दास्क नदी हो जाएगा, पाकिस्तान के मरकान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो कि इसके जो खोजकर्ता है ये आपके हो जाएंगे, थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं इसको हम, इसके जो खोजकर्ता है ये आपके हो जाएंगे ऑरेल स्टाइन। और अगला आपका है कि बनमाली आपका हो जाएगा रंगोई, जो कि हरियाणा का हिसार जिला में अभी फ़िलहाल में स्थित है, और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ये खोजा गया है। धौलावीरा, जो कि लूनी नदी हो जाएगा, और गुजरात के कच्छ जिला, और जेपी जोशी, जो आपका सोतकास जो है आपका हो जाएगा सादिक कौर, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा, जो कि जॉर्ज डेल्स के द्वारा ये खोजा गया है। तो फ्रेंड्स एकदम आराम से मैंने आपको चीज़ें बता दिया है। अगर आपसे लग रहा है कि कहीं कुछ हमसे गलती हुआ है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम इसको सुधार करेंगे, क्योंकि देखिए आप सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मैं कुछ इसको सुधार कर पाऊँगा, और आगे भी कोशिश करूँगा कि और इससे बेहतर वीडियो बना के प्रोवाइड करा पाऊँ। और कल का देखिए आपको क्या टॉपिक पढ़ के आना है। वैसे देखा जाए तो आपका पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। कल आपको देखा जाए तो वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय पढ़ के आना, यानी आपको डेली 2 टॉपिक का वीडियो बनेगा। एक आपका वैदिक सभ्यता पढ़ के आना है, और महाजनपद का यानी 4 और 5 ये आपका जो नया वाला लूसेंट होगा उसमें पढ़ के आना है। इसको हम 13 दिन में ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा तुरंत इसका MCQ यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है, वो भी लेकर के आ जाएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। देखिए आप सब लोग वीडियो को लाइक कम से कम 500, उसके बाद व्यू भी आपको 500 यानी शेयर करेंगे तभी आप कोई देख पाएगा। वैसे सपोर्ट करेंगे तभी आगे वीडियो आ पाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।